Hello everybody and I welcome you all to another previous year question module of BPSC. So this is a module of 39 BPSC and we'll be excluding the current affair question over here and we will analyze the static questions कि static questions किस mode में जा रहे हैं क्योंकि यहाँ से भी आप फॉर एग्जाम्पल द क्वेश्चन व्हेन डिड बिहार सेपरेट फ्रॉम बंगाल, तो जो क्वेश्चन है वो कभी पुराने नहीं होते एंड इवन आफ्टर 30 years दे आर रेलिवेंट. So we'll be doing it in a very fast forward mode. I will push you to recall the facts related to the questions. एक क्वेश्चन से बहुत सारे फैक्ट्स हम एक्टिवली रिकॉल कर सकते हैं और आप उसको आपको करना कैसे है पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस तरह से हम लोग इसमें देखेंगे. सो लेट्स मूव ऑन. तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. फ्रॉम विच बुक इज़ द गायत्री मंत्र टेकन. अब गायत्री मंत्र इज़ टेकन फ्रॉम द ऋग्वेदा. यहाँ पे ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है जैसे द कॉन्सेप्ट ऑफ द वन ग्लोब वन फैमिली जो वसुधैव कुटुंबकम है, अभी इट इज़ इन न्यूज़ ड्यू टू द G20 समिट्स, राइट. सो वसुधैव कुटुंबकम G20 के लिए इम्पॉर्टेंट है. तो सबसे पहला टास्क है आपका कि वसुधैव कुटुंबकम इज़ टेकन फ्रॉम विच वेद और विच उपनिषद. ठीक है. I will pose the questions to you and I will give the answer at the end of the lecture also. लेकिन अभी के लिए आप अपने आप से questions पूछिए और देखिए कि आपको कितना याद है. ठीक है. So first question हो गया. संगम period उरैयूर is famous for. So we all know that उरैयूर is a place. आपका ये जो place है उरैयूर, it is somewhere, this is your India. उरैयूर हमारा इस रीजन में आएगा. सो आपको बताना है कि किस चीज़ के लिए फेमस था. सो इट वाज एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर फॉर कॉटन. ठीक है, कॉटन था. अच्छा, अब यहाँ से जब उरैयूर इन्होंने पूछा है तो ये लोग एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं. आजकल पोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा. वेट, लेट मी चूज़ अ कलर फर्स्ट. वेट, लेट मी ड्रॉ इंडिया फर्स्ट. ठीक है, ये हमारा प्यारा भारत एंड देन वी हैव इन टू ड्रॉ द प्लेसेस. सो तो सबसे पहले आपने इस नाम सुने हैं. सुपारा, चौल. चौल वो वाला चौल नहीं. चौल इज़ द नेम ऑफ अ प्लेस. भरूच, बैरीगाजा या भरूच या भृगु कच्छ एंशंट में बोलते थे. ये सारे कहाँ हैं, वेस्ट में कि ईस्ट में. खुद से पूछिए ये सवाल कि वेस्ट में है या ईस्ट में है. तो सुपौल, कल्याण, चौल. सुपौल, कल्याण, चौल. फिर आपका इधर मसूलीपट्टनम, विशाखापट्टनम नहीं, मसूलीपट्टनम हो जाएगा. इधर आपका पुहार है ना. फिर अरिका मेरू. तो इस तरह से आपको याद करना है कि पोर्ट्स कहाँ हैं. मैं एक पोर्ट, जितने भी पोर्ट्स हैं वो मैं अलग वीडियो में लाऊंगी क्योंकि पोर्ट्स बार बार पूछे जा रहे हैं आजकल यूपीएससी में. तो बीपीएससी तो यूपीएससी का क्वेश्चंस पूछेगा ही पूछेगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं. हु वॉज द फाउंडर ऑफ अजीविक कल्ट. तो अजीविक जो फिलॉसफी था ना, अजीविक क्या बोलते थे. अजीविक का अब थोड़ी ना आपसे 20 साल बाद ये पूछेगा, 30 साल बाद कि अजीविक कल्ट का कौन लाया था. नहीं, पहला स्टेटमेंट आपको देंगे, दूसरा स्टेटमेंट देंगे, तीसरा स्टेटमेंट देंगे, फिर बोलेंगे कि ओनली वन ओनली टू, या फिर बोलेंगे 1 2 देन दे विल गिव यू 1 2 3. ठीक है. तो इस तरह के क्वेश्चंस आजकल बनते हैं. तो अजीविक थे कि आपको समझना बहुत ज़रूरी है. तो अजीविक का फिलॉसफी था कि ये प्री डेस्टिनेशन में बिलीव करते थे. दे बिलीव्ड इन प्री डेस्टिनेशन कि कर्म कुछ भी नहीं है, कर्म नहीं है कुछ भी. ठीक है. जो है वो पहले से डिसाइडेड है. सब तुम कितना भी कुछ कर लो, होना वही है जो लिखा हुआ है. और जो भी लिखा हुआ है वो पहले से डिसाइडेड है, प्री डिसाइडेड है. ठीक है. तो ये अजीविक्स का यही फिलॉसफी था. तो यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन कि हु वाज द फाउंडर ऑफ अजीविक कल्ट. तो इसका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा मखाली घोषाल. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच कॉन्ट्रीब्यूट मैक्सिमम इन डेवलपमेंट ऑफ भागवत कल्ट. तो यहाँ का मुझे भी लगा था कि ये गुप्ता होगा, लेकिन नहीं. द इंडो ग्रीक्स सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किए हैं भागवत कल्ट में. ठीक है. Which inscription proves that the dominance of Chandragupta was in western India? जूनागढ़ inscription of रुद्रदमन. अब ये क्वेश्चन कैसे. सबसे पहले तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन इतना फेमस इंस्क्रिप्शन है
कि बार बार आता है। अगर आपने मेरा 38th का वीडियो भी देखा होगा तो उसमें भी दे हैड आस्क्ड अ क्वेश्चन रिगार्डिंग जूनागढ़। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलती हूँ जूनागढ़, ठीक है। जूनागढ़ इस रीजन में है और इसमें जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड देयर आर 3 पीपल, 1 2 3। 1 कौन था? सबसे पहले वहाँ पे एक सुदर्शन लेक था, सुदर्शन लेक, ठीक है। इस सुदर्शन लेक को बनवाया किसने था? तो बनवाया था आपका पुष्यगुप्त ने, हु वॉज अ मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो पहले इन्होंने बनवाया, उसके बाद अब लेक है तो ख़राब हो गई, उसका मेंटेनेंस चाहिए है ना, बार बार उसमें सिल्टिंग का हो जाएगा प्रॉब्लम, फिर उसको मतलब फिर से ठीक करना होगा, मेंटेन करना होगा। तो दूसरा रुद्रदमन भाई था, ठीक है। यहाँ पर इंस्क्राइब तो किया था चंद्रगुप्त मौर्य में संस्कृत में, ठीक है, लेकिन फिर से रुद्रदमन ने बनवाया। तो भाई उसने वो भी तो लिखेगा ना कि ब्रो मैंने भी थोड़ा सा, ताकि मुझे इतिहास याद रखे। तो रुद्रदमन भाई ने चेस्ट संस्कृत में और भी प्योर फॉर्म ऑफ संस्कृत में इन्होंने बोला कि ब्रो मैंने भी इसको मेंटेन करवाया है। 3rd नंबर पे आते हैं स्कंदगुप्त, 3rd नंबर पे स्कंदगुप्त आते हैं। इन्होंने भी जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में अपना कार्व करवाया है, इन्होंने भी सुदर्शन लेक को मेंटेन करवाया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। देख रहे हैं आप लोग किस तरह से रिवाइज कर रहे हैं, ताकि हमारा एक क्वेश्चन जितने फैक्ट्स है उसको कवर कर दे, ठीक है। सो कौन सा? चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में इनका भी कुछ काम था, वेस्टर्न इंडिया में ये एक्सपैंड कर रहे थे। ये किस इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है? जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन, ठीक है। आंसर यही हो जाएगा। देन यू हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द एम ऑफ बरहिताल मूवमेंट ऑफ मुंगेर? सो द डिमांड वाज टू रिटर्न देयर बकाश्त लैंड, ओके। देन यू हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड बिहार सेपरेट फ्रॉम बंगाल? अब देखो ये वाला क्वेश्चन इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है और ऑलमोस्ट हर बार पूछा जाता है। पिछले बार भी ये पूछा गया था 70th BPSC में, और इसका आंसर है 1912। 1912 इज़ द आंसर। इसके बाद व्हेन डिड पटना हाई कोर्ट वॉज इस्टेब्लिश्ड? ये 1916 में हुआ था, है ना, इसका इस्टेब्लिश। ये सब डेट्स है, कुछ कर नहीं सकते हैं, वी हैव टू रिमेंबर दिस बाई एनी हाउ, कैसे भी करके याद रखना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डिस्ट्रिक्ट डिड बरही कांग्रेस सक्सीड इन 1930 एंड 1931 टू ब्रेक द इंग्लिश एडमिनिस्ट्रेशन थॉरोली? सो दैट इज़ इन हजारीबाग। इन विच इंस्क्रिप्शन डज अशोका डिक्लेयर हिमसेल्फ एज अ किंग? सो भबरू इंस्क्रिप्शन में, ठीक है। अब यहाँ अशोक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप अपने कान खड़े कर लीजिए, क्योंकि अशोक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो हम लोग ऑप्शंस देखते हैं। मस्की में हमें मिला है पीएमदसी, देवम पीएमदसी। मेरा एक वीडियो है एंशिएंट हिस्ट्री का, वो आप देख लीजिएगा। पीएमदसी हमें मिला है मस्की इंस्क्रिप्शन में, ठीक है। देन आता है रूमेंदे पिलर। अब रूमेंदे एकदम अजीब सा नाम लग रहा है, लेकिन नहीं, ये बहुत ही सिंपल सा एक गांव है यूपी बॉर्डर के पास नेपाल में, और एक्चुअली में इसका नाम लुम्बिनी है। लुम्बिनी ही वो जगह है जहाँ पे भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, और लुम्बिनी ही वो जगह है जहाँ पे अशोक गए थे और ये बोले थे कि ब्रो तुम्हारा जितना भी टैक्स है मैं माफ़ करता हूँ। ही ब्रॉट द टैक्सेस, ही ब्रॉट डाउन द भोग और भाग फ्रॉम 1/8 to 1/12, ठीक है। और ये दिया हुआ है NCERT में, इसीलिए रूमेंदे पिलर इंस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल। भबरू एडिक्ट इसका आंसर है, आप याद कर लीजिएगा। हु वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट अख्ता बाय मोहम्मद गोरी इन इंडिया? अब मोहम्मद गोरी के बहुत सारे स्लेव्स थे। स्लेव इन द सेंस पहले के ज़माने में जो मेडिवल टाइम्स में जो स्लेव्स होते थे उनके बात की जा रही है। सो इख्ता मोहम्मद गौरी ने, फर्स्ट इख्ता कौन था इसका? कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज द फर्स्ट इख्ता। और इसने क्या, ये भी क्वेश्चन बार बार आता है
कि कुतुबुद्दीन भाई कहाँ पर अपना कैपिटल बनाया था। तो एक्साइटमेंट में ये मत बोल दीजिएगा कि कुतुबुद्दीन भाई दिल्ली में बनाया था सबसे पहले कैपिटल, नहीं, सबसे पहले लाहौर था, लाहौर वाज द फर्स्ट चॉइस, उसके बाद दिल्ली आया था, ठीक है, तो लाहौर। इसके बाद अंडर द रेन ऑफ विच सुल्तान वॉज द लार्ज स्केल खलीसा लैंड डेवलप्ड, तो इसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, रिमेंबर दिस। अब ऐसा खलीसा मतलब होता है प्योर, ठीक है, खलीस मतलब होता है प्योर फारसी में। सो व्हेन यू हैव सच क्वेश्चन ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि खलीसा एक लैंड था प्योर, और इसमें अलाउद्दीन खिलजी को लैंड की ज़रूरत थी, किसके लिए, क्यों, स्टेशन करने के लिए सोल्जर्स को, दूसरा मार्केट रिफॉर्म्स के लिए था, सोल्जर्स के लिए ही मार्केट रिफॉर्म्स आया था, क्यों, क्योंकि हमें मंगोल से खतरा था, भारत को उस समय मंगोल से खतरा था, उस खतरे से लड़ने के लिए हमें बनाना था मंगोल्स का मतलब खुद का एक आर्मी, अलाउद्दीन भाई को बनाना था, और इसीलिए इसने बहुत सारे चेंजेस लाए, मार्केट रिफॉर्म्स लाए, ठीक है, मार्केट कंट्रोल, प्राइस पॉलिसी आया, ठीक है, तो ये अलाउद्दीन भाई के ये सब कारनामे थे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अलाउद्दीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी और बीपीएससी। विच मेटल्स, वेट, which metals were used, just a minute, which metals were used in the coins तंका, शशगिनी और जीतल of सल्तनत पीरियड। अब इन सब तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, इसमें आप एकदम सोच में पड़ जाइएगा कि बाप रे अब ये क्या है, अब तीनों पता नहीं कैसे होगा क्या नहीं, नहीं, आप एक एक वर्ड उठाइए, सबसे पहले आप उठाइए, आपको हो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं आता है, कुछ तो आता ही होगा, ठीक है, तंका, तंका हम लोग का सिल्वर का होता है, अच्छा, ठीक है, जीतल, जीतल तो कॉपर होता है ना, कॉपर होता है। अब शशगिनी नहीं आता है, तो आप देखिए कि सिल्वर और कॉपर किस में है, ठीक है, तो सिल्वर और कॉपर ए में भी है, सी में भी है, सिल्वर कॉपर, सिल्वर जिंक कॉपर, तो आंसर क्या हो जाएगा, सिल्वर सिल्वर कॉपर, शशगनी भी उसी को बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हु रोट बारामासा, सो इट वॉज रिटन बाई मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी is also associated with पद्मावती, जो रानी पद्मिनी के बारे में इन्होंने जो लिखा है, ये मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है, ठीक है। व्हाट वाज द मेन फीचर ऑफ फिस्कल सिस्टम ऑफ विजयनगर एम्पायर, दैट इज़ द आंसर इज लैंड रेवेन्यू वॉज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ फिस्कल सिस्टम ऑफ विजयनगर एम्पायर। और विजयनगर एम्पायर हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस आजकल मतलब जो भी नॉर्थ साउथ क्या बोलते हैं, नॉर्थ साउथ के बीच में जो कल्चर डेवलप हो रहा है ड्यू टू द प्राइम मिनिस्टर हेलिंग द द्रविड़ काशी, द्रविड़ और काशी में हो रहा है ना संगम, तो आजकल क्वेश्चन साउथ से बहुत आ सकते हैं, ठीक है। तो अमनकारा नयनकारा सिस्टम भी याद रखिएगा, अमनकारा और नयनकारा सिस्टम, इट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विथ विजयनगर एम्पायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं, व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ द विक्ट्री ऑफ बाबर इन द बैटल ऑफ पानीपत, तो इसमें मेन क्या था रीज़न दैट बाबर was brought victorious, so let us analyze। his horse stirred up army, हॉर्स बेस्ड आर्मी था, तो ब्रो मतलब हिंदुस्तान में भी तो हॉर्स था ही, ऐसा तो नहीं था कि हॉर्स नहीं था, मेडिवल पीरियड से हॉर्स आर्मी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाने लगा, और सदियों से हम लोग गुजरात के थ्रू हॉर्सेस को इंपोर्ट कराते रहे हैं, तो हॉर्स तो हमारे पास था ही। फिर है मिलिट्री लीडरशिप क्वालिटी, तो मिलिट्री लीडरशिप तो था बाबर में, क्योंकि बाबर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो उनका जो आर्मी था वो काफ़ी कम था, छोटा ही था आर्मी, ऐसा नहीं था कि लाखों करोड़ों अपने साथ आर्मी लेकर आए हों। फिर था तुलुगमा सिस्टम, तुलुगमा सिस्टम। फोर्थ है आपका इंटरनल डिस्कॉर्ड ऑफ अफगान्स, तो ये तो नहीं था, इंटरनल डिस्कॉर्ड ऑफ अफगान्स नहीं था, या तो बी और सी लग रहा है, मैं इसका आंसर आपको लास्ट में बताऊंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए लास्ट वाला क्वेश्चन, लास्ट तक हम लोग जाएंगे। हु इंट्रोड्यूस्ड जब्ती सिस्टम, जब्ती सिस्टम इज़ बाई शेर शाह सूरी। शेर शाह के कोर्ट में एक मिनिस्टर था जिसका नाम था टोडरमल, इतने अच्छे काम किए भाई साहब ने कि अकबर ने भी इनको अपना मिनिस्टर बनाया,
ठीक है। तो तोडरमल भाई साहब ने दिया था जब्ती सिस्टम, ठीक है, और इसीलिए बोलते हैं कि हु इंट्रोड्यूस द जब्ती सिस्टम, तो शेरशाह सूरी, ठीक है। जवाबित वॉज रिलेटेड टू, अब जवाबित का मतलब क्या होता है? जवाबित का मतलब स्टेट लॉज। तो ये किसने, तो अब आप ऑप्शन, अच्छा ये किसने, मैं पूछ रही थी, क्वेश्चन कुछ और दिया हुआ है। जवाबित इंट्रोड्यूस किया था बलबन ने, ये याद रखिएगा आप लोग। जवाबित बलबन ने ही किया था इंट्रोड्यूस, बलबन ने ही इंट्रोड्यूस किया था आपका ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी बलबन ने ही इंट्रोड्यूस किया था। जवाबित भी बलबन ने ही इंट्रोड्यूस किया था। अबॉलिशन ऑफ तुर्काने चहलगान, ठीक है, चहलगामी जो 40 नोबल्स का जो था, जो 40 नोबल्स का जो नोबल का जो ग्रुप था, उसको अबॉलिश किया था बलबन ने। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन ये क्वेश्चन आएगा नहीं इतना सिंपल। क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि जवाबित वॉज रिलेटेड टू स्टेट लॉ। सेकेंड स्टेटमेंट आ सकता है, इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय इल्तुतमिश। तो ऑप्शंस में आएगा 1 और 2, वन नीदर टू, ओनली 1 ओनली 2। तो आप बोलिएगा कि अच्छा स्टेट लॉ था तो हो सकता है इल्तुतमिश पहली बार सुल्तान बना तो इल्तुतमिश ने ही इंट्रोड्यूस किया होगा। लेकिन आप फंस जाइएगा फिर। पहला स्टेटमेंट तो सही है कि स्टेट लॉ है, पर दूसरा गलत हो जाएगा। तो इसके लिए याद रखिएगा कि बलबन ने इंट्रोड्यूस किया था। पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करने का मेन मुद्दा यही है कि दैट वी गेट द आइडिया कि क्वेश्चंस कितने तरह के और हो सकते हैं, है ना। टेस्ट सीरीज़ पे तो सभी ध्यान देते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर से जो क्वेश्चंस का मसाला निकालना सीख गया, ही विल बी द और शी विल बी द विनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ स्ट्रगल बिटवीन द शाह ऑफ ईरान एंड द मुगल एम्परर्स। तो कांधार, अब देखो ये जो मेडिवल टाइम्स में, मतलब जब भी सल्तनत बना या मुगल पीरियड के टाइम पे, ये हमारा भारत है, और ये जो एरिया था अफ़गानिस्तान वाला, मतलब पहले तो अखंड भारत था, यहाँ से लेके पूरा, जस्ट वेट अ मिनट, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका पूरा का पूरा ये लोग का टेरिटरी, जिधर साउथ नॉर्थ सब जगह, ठीक है। तो कांधार जो एरिया था ना, स्ट्रेटिजिकली इम्पॉर्टेंट था। ऐसा नहीं था ना कि वहाँ पे सोना मिलता है, ऐसा नहीं था कि वहाँ पे बहुत अच्छा एग्रीकल्चर हो रहा है, दुआब रीजन है, नहीं, स्ट्रेटिजिकली इम्पॉर्टेंट था। और इसीलिए कोई भी दिल्ली में सुल्तान बनता था ना, तो सोचता था कि भाई हमारा ये वाला जो एरिया होता है कांधार का, ये हमारे पास हो जाएगा ना, तो हमने बाहर से जो दुश्मन लोग आएगा ना, उन लोग से हम लोग का खतरा कम हो जाएगा। बस यही सोच के उन लोग को लगता था कि कांधार अपना होना चाहिए, ठीक है। तो मेन कॉज तो हमेशा कांधार ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 2 अशपा शी अशपा ट्रेडिशन। अब ये 2 अशपा शी अशपा क्या है, मतलब क्या है ये, है ना, ये आपको सोचना चाहिए। ये रिलेटेड है मनसबदारी सिस्टम से। अब मनसबदारी सिस्टम किसने किया था, ये आई डोंट थिंक सो कि मुझे बताने की भी ज़रूरत है। मनसबदारी सिस्टम फिर भी मैं बता रही हूँ कि मेरा काम है, अकबर ने लाया था, ठीक है। यहाँ पे क्या होता था, ज़ात और सवार रैंक मिलता था, है ना। इसका बेसिकली मतलब ये था कि एक सोल्जर है, ये सोल्जर है बेचारा, और ये कितने घोड़े अपने साथ रखेगा, 1 2 3 4, कितना घोड़ा अपने साथ रखेगा, और उस हिसाब से इसको ज़ात और सवार रैंक दिया जाता था, ठीक है। तो ये समझ गए। अब इसमें देखिए कि 2 अशपा शी अशपा ट्रेडिशन, ये जो था ये जहांगीर ने लाया था, ठीक है। अकबर ने मनसबदारी लाया और 2 अशपा शी अशपा ट्रेडिशन जहांगीर लाया था। नेक्स्ट इज सरंजमी सिस्टम इज रिलेटेड टू मराठा लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ठीक है। मराठा लैंड रेवेन्यू सिस्टम इज सरंजनी सिस्टम। नेक्स्ट, वेयर वॉज द फर्स्ट फैक्ट्री फाउंडेड इन 1612 बाय द इंग्लिश। तो फर्स्ट फैक्ट्री, ज़्यादातर सब लोगों ने फैक्ट्री सबसे पहले सूरत पे बनाया था। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज इज साइलेंट अबाउट द ट्रेडिंग रूट ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो देखो मिलिंद पान्हो क्या था, मिलिंद पान्हो इज अ क्वेश्चन एंड आंसर काइंड ऑफ बुक रिटन बाय नागसेन। किस एम्परर के बीच में बातचीत हुई थी, मिनंदर में। तो मिनंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियस बच्चा था,
इसने नागसेन को परेशान कर दिया कि भाई ब्रो बताओ बुद्धिज़्म के बारे में, मेरे को जानना है। तो वो जो बुक लिखा है नागसेन ने वो है मिलिंद पानो, एंड इट इज़ साइलेंट। वो क्यों बोलेगा ट्रेड के बारे में? जब मिलिंद पानो पूछ रहा है क्वेश्चन, सॉरी मिनेंदर पूछ रहा है क्वेश्चन, तो वो ट्रेड के बारे में बताएगा। ये तो सीधा साधा क्वेश्चन है। संगम लिटरेचर से हम लोग को पता चलता है, जातक स्टोरीज से हम लोग को पता चलता है, लेकिन मिलिंद पानो इज़ साइलेंट। ठीक है, मिलिंद पानो से नहीं पता चलता। ये क्वेश्चन बहुत ईजी था अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएं तो। विच डायनेस्टी कॉन्ट्रीब्यूट्स मैक्सिमम इन विलेज गिफ्ट इन टेम्पल्स एंड द ब्राह्मण्स? तो अब फिर से आप ध्यान से सुनिए। विलेज गिफ्ट टू टेम्पल्स एंड द ब्राह्मण्स, उसको बोलते क्या है? देवदान। देवदान बोलते हैं जब कोई भी राजा ज़मीन दे देता था ना यहाँ पे मंदिर बनाने के लिए, है ना, तब टेम्पल कंस्ट्रक्शन ही शुरू हुआ था गुप्ता के टाइम पे। तो सबसे ज़्यादा मिला है गुप्ता के टाइम पे ब्राह्मण्स लोगों को, और उसके लिए एक टर्म था जो बोलते हैं देवदान। ठीक है, ब्राह्मण्स को जो मिलता था ज़मीन घर बना मतलब वहाँ पे रहने के लिए, उसको बोला जाता है अग्रहारा। अग्रहारा, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, एक और आपको बहुत अच्छा टर्म दे देती हूँ। जैन्स और बुद्धिस्ट्स को मोनास्ट्रीज बनाने के लिए जो जगह दिया जाता था, उस जगह का नाम है पलीचंद। दे कैन आस्क यू सच क्वेश्चंस। ठीक है, सो दिस इज समथिंग विच यू शुड नो। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इट्स विच पीरियड इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अनटचेबल्स विविडली क्लियर? सो इट गॉट विविडली क्लियर, मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम क्लियर हो गया। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हमें अनटचेबल यानी अस्पृश्यता के बारे में पता चलता है वृत्तिकार ऑफ कात्यायन। ठीक है, वृत्तिकार ऑफ कात्यायन, यहाँ से सबसे पहले क्लू मिला है। और ये धर्मशास्त्र पीरियड है। धर्मशास्त्र पीरियड जब वैसा पीरियड जो पोस्ट गुप्ताज फर्स्ट सेंचुरी एडी से जो शुरू हुआ था, व्हेन लॉ कोड्स, धर्मशास्त्र क्या है? लॉ कोड्स है। जैसे मनुस्मृति है ना, विज्ञानेश्वर, ये लोग आए थे। यज्ञवल्क स्मृति, देन यू हैव मिताक्षर, यू हैव दयाभाग। ठीक है, so these are the धर्मशास्त्रास। टोटल देयर आर 24 धर्मशास्त्रास। ठीक है, so the untouchability as a term, as a concept became vividly clear during the Dharmashastra period. Then you have who was associated with Ramosi peasant movement. So Vasudev Balwant Phadke, महाराष्ट्र की बात है, he was associated. Who had written Vernacular Press Act 1878? Who had withdrawn Vernacular Press Act? तो इंट्रोड्यूस किसने किया था? लिटन भाई ने, है ना। इट वॉज ऑल्सो नोन एज गैगिंग एक्ट। इट वॉज ऑल्सो नोन एज गैगिंग एक्ट। आपको याद होगा एक न्यूज़पेपर था जो रातों रात हिंदी से इंग्लिश में बदल गया था। कौन सा न्यूज़पेपर था? याद करने की कोशिश करें, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चीज़, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। आपको थोड़ा सा क्लू भी हम दे रहे हैं, जस्ट वेट अ मिनट, या फिर चलो नहीं देंगे, आई विल नॉट गिव यू एनी क्लू। आपको थोड़ी सी मेहनत तो खुद ही करनी चाहिए। आपको दिमाग को पुश करना है, सोचने पर मजबूर करना है खुद को। ठीक है, हु पब्लिश्ड, अच्छा, हु हैड विड्रॉन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? रिपन। ठीक है, लिटन भाई चले गए थे और रिपन भाई ने फिर उसको विड्रॉ किया था, इसीलिए इनको बोला जाता है लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव हु पब्लिश्ड जर्नल फ्री हिंदुस्तान इन अमेरिका? तो किसने किया था ये जर्नल पब्लिश? तारकनाथ दास। ठीक है, देन मेन कॉज ऑफ द बिगिनिंग ऑफ गदर मूवमेंट वाज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 to 1918, फिर गदर आ गया था। इन विच सेशन डिड होम रूल सपोर्टर्स सक्सीड इन देयर पॉलिटिकल पावर? अब होम रूल मूवमेंट आपको याद होगा कि बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था और एनी बेसेंट ने। ठीक है, कब शुरू किया था? तो जब मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में 1907 में लड़ाई हो गई थी। एक्सट्रीमिस्ट को पूरी तरह से चले गए थे आईएनसी से, इंडियन नेशनल कांग्रेस से बाहर चले गए थे एकदम। ठीक है, 1916 में लखनऊ सेशन हुआ। कौन सा सेशन? लखनऊ। और यहाँ पे दोनों के बीच दोस्ती हुई।
ठीक है, दोनों फिर से हाथ मिला लिए और फिर हुआ था होम रूल मूवमेंट। फाइन, देन यू हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द राइटर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? तो दादा भाई नारोजी ने लिखा था। हु पार्टिसिपेटेड इन 1917-18 अहमदाबाद सत्याग्रह लेड बाई गांधी जी? सो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक है ना, मिल स्ट्राइक था, वो आपको याद होना चाहिए कि अहमदाबाद मिल स्ट्राइक था। और वो इंडस्ट्रियल वर्कर्स, मिल है तो इंडस्ट्री ही रहे ना, वर्कर्स रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच टाउन वॉज 1920s खिलाफत कमेटी कांग्रेस हेल्ड which request Gandhi ji to lead to non-cooperation movement? So it was held in Allahabad. What was the aim of Eka movement of Awadh? Eka movement था no tax to the government. ठीक है, the nature of social boycott Nai Dhobi Bandh in 1990 was started in Pratapgarh district by the peasants. Whose brainchild was INA and who founded it? डॉक्टर मोहन सिंह, है ना, मोहन सिंह का आइडिया था INA। अब आपको बताना है, यहाँ से सोचना है कि INA जो है उसकी नींव कहाँ रखी गई थी, सिंगापुर में, जापान में या मलाया में? ये सब सोचिए, नेक्स्ट क्वेश्चन वही आने वाला है। विच एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ कांग्रेस अडॉप्टेड अ पॉलिसी टू अबॉलिश द राइट ऑफ लैंड ओनरशिप? ये किसने किया था? एग्जीक्यूटिव कमेटी 1945। व्हेन वाज द छोटानागपुर ट्राइबल अपराइजिंग हेल्ड? छोटानागपुर ट्राइबल अपराइजिंग हेल्ड 1858-59 में। किसने? आपके सिद्धो कान्हो ने सांथाल अपराइजिंग किया था। आपको याद होना चाहिए, सिद्धो और कान्हो ब्रदर्स ने सांथाल रिवोल्ट शुरू किया था। आई डोंट नो वाई, मतलब 1858-59 को यहाँ ना रख के 55-56 रखना चाहिए था, क्योंकि ये ट्राइबल अपराइजिंग की बात है। तो हो सकता है ये क्वेश्चन सरदारी रिवोल्ट जो था, जो 3 फेजेस में चला था, उसके बारे में बात कर रही हो। कुछ क्वेश्चंस अब पता नहीं वो होते क्या हैं, और मेन बात प्रॉब्लम है ना ऐसे क्वेश्चंस की कि वो दोबारा से करेक्ट भी नहीं किए जाते हैं आयोग के द्वारा। चाहे तो वो क्वेश्चन कैंसिल ही हो जाता है या फिर उससे 1-2 ग्रेस मार्किंग मिल जाती है। अब ये क्वेश्चन खुद ही में कन्फ्यूज्ड है। एनीवेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू चंपारण सत्याग्रह? तो 3 काठिया सिस्टम, इसमें तो सोचना ही नहीं है कुछ। 3 काठिया सिस्टम, चंपारण तो हम लोग इतना ज़्यादा पढ़ते हैं कि बाकी सब कुछ पढ़ना भूल जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज रिलेटेड टू उलगुलान? उलगुलान किसको बोलते हैं? मुंडा अपराइजिंग को। मुंडा अपराइजिंग, तो मुंडा बिरसा मुंडा को बोलते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या आया था? CNT। CNT किस साल आया था? 1908। ये भी एक PYQ ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज नोन एज इंडस सिविलाइजेशन? तो प्री हिस्टोरिकल पीरियड is known as the Indus civilization. Then you have the period 800 to 600 BC is known as Brahmana period. Fine. The importance of Bogoskoi, बोगोस्कोई एक इंस्क्रिप्शन का नाम है, ठीक है, और ये इंस्क्रिप्शन डील करता है वैदिक गॉड्स और गॉडेसेस से, ठीक है। प्लानिंग कमीशन, अब प्लानिंग कमीशन उस समय बहुत इंपॉर्टेंट था, आज की डेट में नीति आयोग इंपॉर्टेंट है, तो आपको नीति आयोग के बारे में सब कुछ याद रखना चाहिए, ठीक है। फिर भी प्लानिंग कमीशन एक एडवाइजरी बॉडी है, याद रखिएगा, इसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड बाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, है ना, ब्रिटिश पार्लियामेंट थोड़ी होगा। देन इंडिया एज अ सोवरेन कंट्री बिकॉज प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट्स विथ वी द पीपल ऑफ इंडिया। आपके लिए क्वेश्चन है कि क्या प्रियम्बल अमेंड किया जा सकता है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, इज प्रियम्बल अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये सब सोचिए, ये दोनों क्वेश्चन सोच के आंसर आप रखिए, लास्ट में मैं आंसर बताऊंगी। एनी मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड? ये तो भाई मनी बिल इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है कि आप पूछो ही मत। लास्ट में मैंने इसका जो लास्ट वीडियो था 38th PPSC का, उसमें भी मनी बिल आया था, सेम डिट्टो वही क्वेश्चन था, ठीक है। तो मनी बिल को केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मैं दोबारा नहीं बताऊंगी, आप वो वीडियोज़ आकर देखिए और देखिए, इस बात को समझिए कि PYQs कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन आर कवर्ड इन आर्टिकल 12 to 35। 13 से नहीं शुरू होता है, 12 से स्टार्ट होता है। 12 में ही बोला गया है कि फंडामेंटल राइट्स हैं।
13 से नहीं शुरू होगा, 36 से तो फिर आपका DPSP शुरू हो जाता है। सो 12 to 35 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किस पार्ट में है, तो 4th पार्ट में है, ठीक है, सॉरी 3rd पार्ट में, 4th पार्ट में DPSP है, 4A में फंडामेंटल राइट्स है, और 3rd पार्ट में फंडामेंटल राइट्स है, 4A में आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। फंडामेंटल ड्यूटी को स्वर्ण सिंह कमेटी ने ऐड किया था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट। ये सब फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पंचायती राज इज अ सब्जेक्ट ऑन द स्टेट लिस्ट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट स्टेट्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत्स, आर्टिकल 40, आर्टिकल 32, 49, 51 क्या है ये आप याद रखिए। जुडिशियल रिव्यू मीन्स दैट द सुप्रीम कोर्ट कैन वॉइड द लॉ मेड बाय द एनी स्टेट। जुडिशियल रिव्यू को देखो कहने का मतलब है ना कि पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया, ये है आपका पार्लियामेंट, इसने कोई लॉ बनाया, लेकिन कोई तो होना चाहिए ना बताने के लिए कि भाई ये जो लॉ है क्या ये किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट को डिस्टर्ब कर रहा है, वायलेट कर रहा है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर जो मूल अधिकार है, मूल जो स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, सेक्युलरिज्म है, फेडरलिज्म है, सोवरेंटी है, इंटीग्रिटी है, सेपरेशन ऑफ पावर्स है, क्या ये लॉ उसको तो वायलेट नहीं कर रहा है ना। तो इस बात को अगर मान लो ऐसा कुछ करता है, कोई तो होना चाहिए। अगर आज के डेट पे पार्लियामेंट कुछ गलत करती है, कुछ गलत लॉ ले आती है, कोई तो होना चाहिए ना उसको बताने के लिए कि नहीं, यू हैव दिस लॉ इज़ वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट, दिस लॉ इज़ वायलेटिंग, इन्फ्रिंजिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, समबडी शुड बी देयर। तो इसलिए आता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट्स को आर्टिकल 226 में अधिकार है कि ये जुडिशियल रिव्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये पार्लियामेंट को बता सकते हैं। ये आर्टिकल 32 और 226 में किसी भी बंदे इंसान का अगर फंडामेंटल राइट, किसी भी इंसान का अगर फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो रहा है, वायलेट हो रहा है, सो दे कैन एक्सरसाइज जुडिशियल रिव्यू। कोई भी लॉ अगर बन जाता है जो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करेगा, सो दे कैन एक्सरसाइज जुडिशियल रिव्यू। अब आपको बताना है कि जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवररीच तीनों में क्या डिफरेंस है। क्या तीनों एक चीज़ हैं? एक चीज़ है तो हाँ, और क्यों है एक चीज़, कैसे है एक चीज़, और अगर अलग अलग है तो कैसे अलग अलग है, ये आप सोचिए, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ अ वेलफेयर स्टेट आर डिस्कस्ड इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। द इलेक्शन, अच्छा यहाँ पे एक आप क्वेश्चन खुद से फिर से पूछिए, क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन्फोर्सिएबल हैं कोर्ट ऑफ लॉ में, जस्टिसिएबल हैं? अगर मान लीजिए इसमें लिखा हुआ है ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो इसमें का कोई भी अधिकार, मान लीजिए राइट टू इक्वल पे एंड इक्वल वर्क जो पॉलिसी स्टेट DPSP है आर्टिकल 39 में, अगर वो वायलेट हो रहा है आपका, तो क्या आप जा सकते हैं कोर्ट लड़ने के लिए कि भाई मेरे को सेम पैसा नहीं मिल रहा है, मेरे को सेम चाहिए पैसा, अगर उसको 10 रुपया मिल रहा है तो मुझे भी 10 रुपया चाहिए, ठीक है, आप जा सकते हैं कोर्ट? सोच कर बताइएगा ज़रा कौन सी आर्टिकल में लिखा हुआ है ये। To test your knowledge, this PYQ series is not like any other which will just give you answers. This I will always tell you to push your mind and your nerve cells to recall the answers. Then you have next question, the election of a speaker of the Lok Sabha is by all members। अरे भाई लोकसभा का स्पीकर है, सोचिए ज़रा, लोकसभा का स्पीकर है तो लोकसभा के लोग ही इसको इलेक्ट करेंगे ना, राज्यसभा क्यों इलेक्ट करेगा? ऐसे क्वेश्चंस पता नहीं फ्रेम भी कैसे हो जाते हैं, है ना। ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट क्यों उसको, मान लीजिए आपका क्लास का मॉनिटर को, आपके क्लास को मॉनिटर को, आपका सेक्शन है 2C, आपके क्लास के मॉनिटर को सेलेक्ट करना है, तो आप वोट कीजिएगा ना कि 2A का बच्चा लोग वोट करेगा। दिस इज़ अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो कभी कभी ऑप्शंस एनालाइज करिए, बहुत इजी हो जाएंगे। अगर आपको बेसिक नॉलेज है फिर भी आप क्लियर कर सकते हैं कोई एग्ज़ाम लॉजिक से। देन यू हैव द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड बाय द पार्लियामेंट। अब प्रेसिडेंट का रिमूवल के लिए एक नाम है, दैट इज़ इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट आपको बताना है कि इम्पीचमेंट किस आर्टिकल के अंडर है। इम्पीचमेंट
कौन इनिशिएट कर सकता है? इम्पीचमेंट किस कंट्री से बोरो किया गया है? और क्या क्वेश्चंस बताऊँ? इम्पीचमेंट कितने दिन का नोटिस चाहिए प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट के लिए? ये सब क्वेश्चन का आंसर आपको खुद से ढूंढना है, क्योंकि इस बार क्वेश्चन में थोड़ी पूछेगा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड बाय, ठीक है, हु पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, ये सब क्वेश्चंस खुद से पूछिए। इन इंडिया एनी पर्सन हु इज़ नॉट इन इंडिया any person who is not a member of either house can continue at the post of a minister till 6 months, ठीक है, ये इजी है। अच्छा, अगर कोई इंसान मान लीजिए ये मिनिस्टर नहीं, प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है, इसने अपनी सीट से इलेक्शन हार गए, ठीक है, ये अपने सीट से इलेक्शन हार गए, आपको बताना है क्या ये इंसान प्राइम मिनिस्टर बन सकता है या नहीं, आपको उसको बताना है, इस क्वेश्चन को बताना है, आंसर करिएगा ज़रूर। द मैक्सिमम टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट इज 6 months, ठीक है। टेरा रोसिया इज टिपिकली डेवलप्ड इन द जियोग्राफिकल रीजन ऑफ लाइमस्टोन। टेरा रोसिया बेसिकली एक सॉइल है, ठीक है, लाइमस्टोन जो चूना पत्थर होता है ना, उस रीजन में जो सॉइल मिलता है उसको बोलते हैं टेरा रोसिया। देन यू हैव मोना लोआ। मोना लोआ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव वोल्केनो। इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें जनरली एक्टिव ही होते हैं, ये वोल्केनो एरप्ट करते हैं, फिर न्यूज़ में होते हैं और फिर क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं। ये सारे क्वेश्चंस उस साल के करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, इसलिए हम लोग उसको स्किप करेंगे, ठीक है। हाँ, द एसेंस ऑफ द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया इज़ ऑन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। देन द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी ऑन आर्म्ड रिबेलियन, एक्सटर्नल अग्रेशन, वॉर, ऑल ऑफ द अबव। सो तीनों ही केस में आपको बताना है कि नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन जो है वो कौन करता है। सबसे पहली बात, कौन से आर्टिकल, नेशनल इमरजेंसी इज डेल्ड बाय विच आर्टिकल, सो आर्टिकल 352 ये मैं बता दे रही हूँ। फिर आपका जो प्रेसिडेंट्स रूल होता है उसमें कौन सा आर्टिकल होता है, +4, दैट इज़ 356। और आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी किस आर्टिकल से गवर्न होता है, +4 फिर से कीजिए, आर्टिकल 360, ठीक है। किस पार्ट में है इमरजेंसी, पार्ट 18, ठीक है। So this was again, emergency is very important. As far as the representation of the Lok Sabha are concerned, which states ranked second and third? So this is a very मतलब ये basic question है, इसमें आना चाहिए। Then you have the sky appears blue because short wavelength gets scattered more than the long wavelength by the atmosphere, ठीक है। जो रेड, जैसे ये जो रेड कलर है, वेट, जो ये ब्लू से लिखा रहा है, जस्ट वेट अ मिनट, ये जो आपका रेड कलर है और ये आपका ब्लू कलर है, ठीक है। दिस इज योर विबग्योर, बीच में जो विबग्योर कलर्स आएंगे। अब जो ब्लू कलर होता है उसका शॉर्ट वेवलेंथ होता है। शॉर्ट वेवलेंथ मतलब बहुत फ्रीक्वेंसी हाई होती है लेकिन वेवलेंथ बहुत छोटा होता है, ठीक है। और जो रेड कलर होता है इसका वेवलेंथ बड़ा होता है, ठीक है। तो जो शॉर्ट वेवलेंथ है वो ज़्यादा स्कैटर करेगा, है ना, लॉन्ग वेवलेंथ के कंपैरिजन में, इसीलिए स्काई ब्लू दिखती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 micron is equal to 10 to the power minus 3 meters. Wait a minute. 1 micron is equals to 10 to the power minus 3 meter, है ना। The characteristics of superconductivity is zero permeability. Then air is maximum on Jupiter, Pluto, Neptune, Earth. So Pluto पे सबसे ज़्यादा है। The rounded shape of a raindrop is caused. Raindrop ऐसे राउंड शेप का, तो क्यों ऐसा होता है, सरफेस टेंशन की वजह से, ठीक है। द ओपन डोर ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इन अ रूम, ये क्वेश्चन फिर से 68 BPSC में आपको देखने को मिलेगा।
इसमें उन्होंने क्वेश्चन का लैंग्वेज को चेंज किया है कि अगर आप डोर को ओपन रखेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ होगा बाहर का रूम का। नहीं तो ये सेम टू सेम क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि कैसे 1994 का एग्ज़ाम का क्वेश्चन 2023 में रिपीट कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, कैसे कैसे रिपीट हो रहा है, इसीलिए बहुत ज़रूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो लोग आपको ये बोलेंगे ना कि 5 साल का कर लो और हो जाएगा, दे आर रॉन्ग। अगर आप 20 साल का किताब तक 20 साल से रिकमेंड कर रहा है तो आप क्यों नहीं करेंगे, क्यों आप पीछे हट रहे करने से। इसके बाद द ओपन, ये तो हो गया। वार्म द इंटरनल रूम टू सम एक्सटेंट, सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, इसका लॉजिक क्या है, जैसे आप अगर फ्रिज का दरवाज़ा को खुला रख देते हैं तो फ्रिज का जो मतलब रेफ्रिजरेटर का जो कंडेंसर है, जिससे ये जो कूलिंग जो चेम्बर है, इसको और एनर्जी लगेगा और इलेक्ट्रिसिटी लगेगा और ये और हीट करेगा अपने आप को। तो आप देखते होंगे जो फ्रिज का जो पीछे वाला हिस्सा रहता है ना, ये गर्म रहता है, तो ये और हीट करेगा अपने आप को, इसका हीट रिलीज़ बाहर अगर इसका जो गैस रिलीज़ होगा तो इसीलिए और गर्म हो जाएगा और गर्म होके और रूम का जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, इसीलिए रूम है ना गर्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि ठंडा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनरल इज़ द सोर्स ऑफ रेडियम। तो रेडियम का जो सोर्स है वो पिच ब्लेंड है ना, पिच ब्लेंड। हेमाटाइट किसका है, आयरन का। रूटाइल किसका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इलिमेनाइट एंड रूटाइल। दिस वॉज अ क्वेश्चन आस्क्ड इन 2023 यूपीएससी प्रीलिम्स 2023, है ना। 2023 में जो पैटर्न चेंज हुआ था इसमें सेम क्वेश्चन पूछा गया था कि इलेमेनाइट और रूटाइल किसका एलिमेंट है। तो देख सकते हैं कि ऐसे यूपीएससी भी कहीं से भी क्वेश्चन उठा रही है ना। तो इलेमेनाइट और रूटाइल किसका है मिनरल, क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं इससे, आप इसको सोच के सोचिए कि क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो थोरियम एक्सट्रैक्ट करते हैं, है ना। थोरियम, इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ थोरियम। इंडिया के पास भर भर के थोरियम है और थोरियम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये एक फिसाइल मटेरियल है ना। डायरेक्टली तो ये कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये कन्वर्ट हो सकता है एक फर्टाइल मटेरियल में, एक फर्टाइल मटेरियल में, और इसको यूज़ कर सकते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में। और ये जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं ना थोरियम को चाइना से, और उसको काफ़ी कम कर सकता है ये। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको रूटाइल भी याद रहे, एनसीईआरटी में भी इनफैक्ट दिया हुआ है। द नॉर्मल ड्राई सेल हैज़ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ अमोनियम क्लोराइड। डायनामो क्या करता है कि ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, डायनामो आप देखे भी होंगे, साइकिल रहता है, उसके आगे एक लाइट रहता है ना। आप जितना ज़्यादा आप पैडल मारेंगे उतना ज़्यादा वो बल्ब ज़्यादा एमिट करेगा लाइट। तो डायनामो ट्रांसफॉर्म्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। द स्टोरी ऑफ एन एटम बॉम्ब इज़ बेस्ड ऑन, the theory of an atom bomb is based on nuclear fission. Then you have द फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछा गया है। तो CaSO4.2CaSO4.H2O। लेमन टेस्ट सार, लेमन में कौन सा एसिड होता है ये पूछा है, तो सिट्रिक एसिड होता है। टार्टरिक एसिड होता है आपका टमाटर में या टैमरिंड में, इमली में। एसिटिक एसिड विनेगर में होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक में होता है, डाइल्यूट फॉर्म ऑब्वियसली। देन विच वन इज़ फॉल्स अबाउट ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला सबसे पहले तो आप याद करिए, CaOCl2 इज़ द फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर के बारे में क्या गलत लिखा हुआ है, तो पहला स्टेटमेंट हाईली सॉल्युबल इन वाटर, ऐसा नहीं है। सॉल्युबल है ये कोल्ड वाटर में, और इसको एज अ डिसइंफेक्टेंट भी यूज़ करते हैं ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई में। ठीक है, आपके घर की भी कभी कभी टंकी थोड़ा बहुत उसमें भी डाला जाता है सफाई के टाइम पे। अमेलगम क्या होता है, तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि मरकरी के साथ कोई भी एलॉय बनाते हैं तो उसको बोलते हैं अमेलगम, है ना, एन एलॉय विथ मरकरी। अ नॉर्मल टाइप ऑफ कोल क्या होता है, नॉर्मल टाइप ऑफ कोल इज़ बिटुमिनस, हमारे यहाँ पे बिटुमिनस ही सबसे ज़्यादा मिलता है। और एंथ्रासाइट क्या है, एंथ्रासाइट इज़ द प्योरेस्ट अमाउंट, सबसे ज़्यादा अच्छा है, इसमें ऐश कंटेंट सबसे कम होता है। ठीक है, नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, ये तो बताने की बात ही नहीं है, दिस इज़ योर टाइगर।
विच वन इज़ अ कोल्ड ब्लडेड एनिमल? सो टॉर्टोइज इज़ अ कोल्ड ब्लडेड एनिमल, ठीक है. वेल इज़ अ मैमल फर्स्ट ऑफ ऑल. आउट ऑफ वाटर फिश डाई बिकॉज they get a large amount of oxygen and that is why they die. The members of bee colony recognize one another by how? Again this question UPSC ने भी पूछा था वैगल डांस के बारे में. वैगल डांस, कि वैगल डांस कौन करते हैं? तो हनी बीज करते हैं. यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है कि बी कॉलोनी रिकॉग्नाइज एक दूसरे को कैसे करते हैं? डांस करके, ठीक है. इनका कुछ स्पेशल काइंड ऑफ डांस होता है. देन यू हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टीथ डेवलप 2 times इन अ लाइफ स्पैन ऑफ अ ह्यूमन? तो इसका आंसर होगा 20. द लेग बोन्स ऑफ अ ह्यूमन बॉडी आर 32. हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन अ ह्यूमन स्कल? 8. द लेटेस्ट प्रीडिसेसर ऑफ अ मॉडर्न मैन इज क्रोमैग्नॉन मैन. जनरेशन ऑफ अ प्लांट लाइक अ मदर प्लांट इज बाई ग्राफ्टिंग से भी कर सकते हैं और सीड से भी कर सकते हैं. ग्राफ्टिंग आपका जैसे रोज़ होता है ना, गुलाब का पौधा होता है, आप भी देखते होंगे कि ग्राफ्ट करते हैं हम लोग, है ना. काट के उसको कोई भी एक, कैसे हिंदी में बोलते, कलम काट देना, कोई स्टेम काट दो आप उसका, एंड देन यू कैन जस्ट पुट इट इन सॉइल और फिर से वहाँ पे एक नया प्लांट आ जाएगा. इन अ सेल विच ऑफ दीज इज प्रेजेंट मोर देन 80%? सो वाटर ऑब्वियसली. इंसुलिन इज एक्सट्रैक्टेड बाई रूट्स ऑफ डालिया, है ना. इंसुलिन से मुझे याद कुछ आया है, उसको बताऊंगी मैं. पैनक्रियाज, कौन सा पैनक्रियाज का कौन सा सेल से इंसुलिन निकलता है? आपको ये बताना है. तो बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज. आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होता है और यहाँ पे अल्फा बीटा सेल्स होते हैं. सो बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज से निकलता है इंसुलिन. इंसुलिन एक प्रोटीन है. क्या है ये? अगर मान लो क्वेश्चन में आ गया कि इंसुलिन क्या है, एक एसिड है, बेस है, कार्बोहाइड्रेट है, न्यूक्लिक एसिड है? नहीं, ये प्रोटीन है, ठीक है. प्रोटीन, इंसुलिन इज़ अ प्रोटीन और ये हमें हमेशा चाहिए, रोज़ चाहिए. फॉर विच इन्वेंशन वॉज हरगोबिंद खुराना रिवॉर्डेड? तो ही वॉज रिवॉर्डेड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. द बिगेस्ट फ्लावर ऑफ द वर्ल्ड इज रैफलेशिया. जनरली स्टेम कटिंग इज़ यूज्ड फॉर शुगर केन. जो अभी ग्राफ्टिंग की बात की गई ना, दैट इज स्टेम कटिंग शुगर केन. देन यू हैव प्लांट ऑफ पीज इज अ शर्ब. छोटा सा तो प्लांट होता है तो शर्ब ही होगा. द मेन फैक्टर ऑफ इवोल्यूशन इज नेचुरल सेलेक्शन, ठीक है. द एज ऑफ द ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम इज कन्फर्म्ड बाई पोटेशियम आर्गन डेटिंग बोलते हैं उसको, ठीक है. ओल्डेस्ट रॉक का जो मेथड है उसका एज पता लगाने का, उसको बोलते हैं पोटेशियम आर्गन डेटिंग. एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ये तो सबको पता है यार. सॉइल कंजर्वेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं. पता नहीं ऐसे इतने इजी क्वेश्चंस, मतलब आजकल भी कभी कभी इजी क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं. ये तो पहले 20 साल पहले की बात है. इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन स्किप कर रहे हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट सेडिमेंट्री रॉक्स? सेडिमेंट्री रॉक्स आपको पता ही होगा कि जैसे पहले इरोजन होता है इग्नियस रॉक्स का, या फिर उसको तो खैर मेटामॉर्फिक बोलते हैं. और ये जो पार्टिकल्स, मान लो सी है ना, और कोई पौधा है या फिर कोई जानवर है, अब वो अगर उनका डेथ हो जाता है उसके बाद वो डीके करेंगे तो लेयर बाय लेयर ऐसे वो बनते जाएंगे और फिर बाद में करोड़ों साल के बाद वो एक रॉक बन जाएगा. उसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है. तो ये स्ट्रैटिफाइड होता है. स्ट्रैटिफाइड मतलब लेयर्ड होता है, लेयर्ड, ठीक है. आपको वो दिखेगा कि लेयर बाय लेयर कोई अलग कलर है ना, वो लेयर होते हैं. 10 इज ऑब्टेन्ड बाय प्लेसर डिपॉजिट्स. फिर है साउथ ऑफ शिवालिक रॉक सीरीज भाबर रीजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीडमोंट सिचुएशन, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ आइलैंड्स ऑफ लक्षद्वीप इज अ कोरल ऑरिजिन. मतलब कोरल से मतलब एटॉल्स जो होता है ना, कोरल रीफ्स आके लैंड की तरह, आइलैंड की तरह बन जाते हैं समुद्र में. लक्षद्वीप वही है, कोरल रीजन है, बहुत ही फ्रेजाइल रीजन है, सेंसिटिव है. और इसीलिए बहुत ज़्यादा जब यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो रहा है तो इकोलॉजिकली फ्रेजाइल है और इसीलिए यहाँ के लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं क्योंकि वहाँ का जो लोकल इकोसिस्टम है बहुत ही सेंसिटिव एरिया है. तो वहाँ पे अगर आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स शुरू करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, तो खतरा हो सकता है, ठीक है. इंडिया इज स्प्रेड बिटवीन, इसमें आपको बताना है कि कौन सा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है.
ठीक है, ये आप खुद से सर्च करके बताइए. दिस इज़ अ वेरी नॉट अ वेरी इजी क्वेश्चन एक्चुअली, और लॉजिकल भी नहीं है इतने सारे लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स को याद रखना. नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ इंडिया इज़ 2.4% ऑफ द वर्ल्ड बट पॉपुलेशन इज़. ये उस समय का होगा, आपको आज के सेंसस से एरिया और पॉपुलेशन पता लगा कर रखना है. द डेप्थ ऑफ एलुवियल सॉइल ऑफ द गंगा इज़ अबाउट 600 मीटर्स. इंडियन मानसून इज़ इंडिकेटेड बाई चेंज ऑफ सीजन. मानसून इसको बोलते ही हैं चेंज ऑफ सीजन. तो क्यों होता है? टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन ड्यू टू लैंड एंड वाटर. लैंड एंड ओशियन के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है उसके कारण होता है ये. विच रिवर हैज़ अ सोर्स नियर मानसरोवर लेक इन तिब्बत. तो मानसरोवर लेक, ये मेरा अगेन फेवरेट पार्ट आ गया. सबसे पहले हम लोग बनाएंगे इंडिया. इसके बाद हम लोग बनाते हैं मानसरोवर लेक. एक रफ आइडिया, यहाँ से निकला इंडस, यहाँ से निकला सतलज. ठीक है, तो ये सतलज है आपका और ये इंडस है, और दोनों ही मानसरोवर से निकल रहे हैं. ठीक है, ये याद रखिएगा. लेकिन सतलज इंडिया में इस तरह से हिमाचल प्रदेश होते हुए घुसता है, और इंडस जो है वो लद्दाख होते हुए घुसता है. ठीक है. हुंड्रू फॉल इज़ ऑन सुबर्णरेखा रिवर. सुबर्णरेखा रिवर जो है आपका रांची से छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलती है. ठीक है. देन द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज़ अराउंड 6100 किलोमीटर लॉन्ग. नाउ विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन कैश क्रॉप्स. इसमें आप देखिए कैश क्रॉप्स में ऑब्वियसली बात है यार, वीट नहीं है. वीट तो फूड क्रॉप हो गया ना. इंडिया इज़ द हाईएस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ टी. वैसे पल्स भी, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर एंड लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ पल्सेस का. ठीक है. विच स्टेट इज़ रिचेस्ट इन मिनरल प्रोडक्शन. तो बिहार. तो उस समय ना झारखंड वॉज द पार्ट ऑफ बिहार, इसीलिए ये आंसर बिहार है. अब आंसर कुछ और भी हो सकता है, लाइक यू हैव टू रिसर्च कि इन बिहार का क्या पोजिशन है मिनरल वाइज. इन इंडिया द फर्स्ट फर्टिलाइजर प्लांट वॉज एस्टेब्लिश्ड एट ट्रॉम्बे. नाउ अगेन वी गो, द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी ऑफ इंडिया इज़ कोलकाता. एज ऑफ नाउ आपको पता लगाना होगा, यू हैव टू रिसर्च बेस्ड ऑन 2011 सेंसस. विच कॉन्टिनेंट इज़ द बिगेस्ट इन एरिया. नॉर्थ अमेरिका. The clear sky night is colder than a cloudy sky night due to radiation. Which of the following pairs is correct? So equatorial region में rainfall with thunder if the afternoon. Mediterranean region में summer rainfall नहीं, Mediterranean region में winter rainfall होता है. ठीक है. और monsoon region heavy rainfall in all months. ऐसा नहीं है जून में बारिश हो रही है, पता चला जुलाई में बारिश ज़रा सी भी नहीं हुई, फिर पता चला कि अगस्त में बहुत बारिश हो रही है ना. सितंबर तक जाते जाते बारिश नहीं हो रही है, फिर लास्ट सितंबर में बारिश हो रही है. तो ऐसा नहीं है कि मानसून में रोज़ बारिश ही होते रहती है. तो यहाँ पे सबसे करेक्ट यही है, इक्वाटोरियल रीजन जो होता है यहाँ पे थंडर इन दी आफ्टरनून. यहाँ पे देखो होता क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है ज्योग्राफी. दिस इज़ योर इक्वेटर. यहाँ पे बहुत ज़्यादा सन ऑलमोस्ट, ये जो आपका IT सीजन रहता है तो सन ऑलमोस्ट हमेशा ओवरहेड रहता है इक्वेटर पे, राइट. तो ये क्लाउड्स बनते हैं, कन्वेक्शनल क्लाउड्स बनते हैं, और रोज़ बारिश होती है सेकेंड हाफ में विथ थंडर. ठीक है. देन डेजर्ट रीजन में विंटर रेनफॉल नहीं होता है, बल्कि विंटर रेनफॉल मेडिटेरियन रीजन में होता है. मेडिटेरियन रीजन मतलब कि ये जो आपका यूरोप है और ये है आपका अफ्रीका. तो यहाँ पे मेडिटेरियन सी है, तो यहाँ पर इसके आसपास के जो रीजन्स होते हैं उनको मेडिटेरियन रीजन बोला जाता है. ठीक है. और यहाँ पे विंटर रेनफॉल होता है. Which of the following industrial clusters is on Chota Nagpur Plateau? Ranchi. Obviously. Then you have Damodar River originates from Chota Nagpur Plateau again, which is known as the mistress of the East Ocean. India. Forest area in Bihar. We have to study the forest report of 2023. ठीक है. 2020 लेटेस्ट रिपोर्ट हम लोग को पढ़ के जाना है. स्टील प्लांट ऑफ बिहार इज एट जमशेदपुर. उस समय झारखंड बिहार एक था, तो जमशेदपुर वॉज द आंसर. Then you have planned economy is based on capitalist system, but the answer here is mixed economy also, है ना. हम India has a mixed economy, so capitalist system नहीं होगा इसका आंसर. In India the largest source of revenue is direct tax. यूनियन गवर्नमेंट के लिए डायरेक्ट टैक्स है और स्टेट गवर्नमेंट के लिए सेल्स टैक्स है.
प्रोग्रेस ऑफ इंडिया इज सेटिस्फैक्ट्री, इकोनॉमी के क्वेश्चन है, उस समय के इकोनॉमिक सिनेरियो को देखकर ये क्वेश्चन फ्रेम किए गए थे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन। हाँ, 5 ईयर प्लान्स देख लो। द प्रायोरिटी ऑफ द 8th 5 ईयर प्लान इज इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज, इन विच इंडस्ट्री आर मैक्सिमम पीपल वर्किंग इन इंडिया। आज के हिसाब से ये सारे क्वेश्चंस कर लेना। मेन सोर्स ऑफ नेशनल इनकम, फिर आपका ये सब जो परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन हैज़ अ प्राइमरी, तो लिटरेसी रेट, ये सब आपको सेंसस से कर लेना है एकदम। ठीक है, ये सारे आपके हो गए मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस। So we have come to the end of this video and you can see that the questions, अगर आपने 38th BPSC का क्वेश्चन देखा हुआ है तो आपको लग रहा होगा कि 39th का तो सेम ही सेम है ना। जैसे ये पटना हाईकोर्ट वाला क्वेश्चन, ये बिहार वाला क्वेश्चन, फिर वो मनी बिल वाला क्वेश्चन, है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको एक हिंट देते हैं कि जब भी आप मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हो या फिर अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो वहाँ पे अशोक पे ज़्यादा ध्यान देना है ना। वहाँ पे अशोक, फिर आपका बुद्धिज़्म पे ज़्यादा ध्यान देना है ना। बिहार सेपरेट कब हुआ बंगाल से, ये क्वेश्चन तो फिक्स ही हमेशा, मतलब एवरी टाइम दे आस्क सच क्वेश्चंस। तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर एंड लेट्स टॉक अबाउट टुमारो आई विल कम विद अगेन 40th BPSC का क्वेश्चन। अगेन हम लोग फिर से सारे क्वेश्चंस को इसी तरह से एक्टिव रिकॉल करते हुए करेंगे ताकि एग्ज़ाम में जाएं तो एटलीस्ट मन में ये हो कि कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख कर आए हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर टॉलरेटिंग मी टिल हियर एंड आई होप डैट जितने भी क्वेश्चंस हमने पोस्ट किए हैं, जितने भी क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आए हैं, इन स्टैटिक क्वेश्चंस को देखकर, क्लू समझकर हम लोग उन क्वेश्चंस को फिर से कर सकें, उनके आंसर्स को ढूंढें और अपने तैयारी को एकदम 360 डिग्री वाला एंगल दे दें। ठीक है, so thank you till here, see you in the next lecture.